संतोष कुमार श्रीवास्तव फाइटर टुडे चैनल से। आज हम लोग मुद्दे पे ये बात करते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आया जिसमें भाजपा जो है 33 सीट पाई और सपा 37 सीट पाई। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी नुकसान भाजपा का हुआ। तो युवा लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि क्या रीज़न है। ऐसा तो नहीं है कि बेरोज़गारी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो कि जिससे भाजपा को भारी नुकसान हुआ हो। तो आप अपना नाम बताइएगा और क्या कारण है कि अब की भाजपा को इतनी कम सीटें मिली। हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशी श्रीवास्तव। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल यही रीज़न है कि भाजपा को इतना कम वोट मिला। रीज़न है बेरोज़गारी, क्योंकि नौकरी नहीं निकल रही है। लोग इतने इतने सालों तक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर उसकी सीट ही नहीं अवेलेबल होती है या जॉब ही नहीं आती है। अब जैसे किसी ने यूपी पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा और वो फॉर्म अब पोस्टपोन हो गया कि वो अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि होने चाहिए, जो अभी तक हुए भी नहीं हैं, या जो एग्ज़ाम्स अभी आए भी तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। और रही बात जैसे कुछ एग्ज़ाम जो हुए हैं जैसे नीट, अब नीट में सीधे सीधे लगभग 60+ स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर किए हैं, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कारण ये है कि पेपर लीक हुआ है। और जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनके लिए ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। लोग इतने इतने दूर से आते हैं पेपर देने के लिए, अलग अलग जगह सेंटर पड़ता है और इतनी इतनी देर तक वेट करते हैं रेलवे स्टेशन के पास, एग्ज़ाम देंगे, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, बट उनको वो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक मुख्य कारण है कि उनको कम वोट मिला। हाँ, मतलब कि इसका मतलब ये है कि भाजपा हारने का कारण जो है युवाओं की तरफ जो है नहीं ध्यान दिया जा रहा नहीं ध्यान दिया गया जो है, इसलिए जो है। चलिए ठीक, नमस्ते। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव फाइटर टुडे चैनल से। आज हम लोग बात करने के लिए राजेश जी के साथ हैं और राजेश जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और इस समय जो है हाई कोर्ट अधिवक्ता और एक्शन विचार के संपादक हैं। मैं इस विषय में आज जानकारी लेना चाहूँगा भाई साहब से जो है कि अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों करारी शिकस्त देखने को मिला और 33 सीट जो है भाजपा को मिली, 37 सीट सपा को मिली। इसका क्या कारण है कि भाजपा को इतनी बुरी तरह जो है आधे से भी कम सीट मिली, जो कि भाजपा ये दावा कर रही थी कि हम लमसम 70, 75, 72 पे रहेंगे। फाइटर टुडे के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और संतोष जी का जो ये क्वेश्चन है, सच मायने में हम भी इस पर बहुत चिंतन कर रहे हैं। उसका मूल कारण ये है कि सुल्तानपुर जनपद में पहली एक ऐसी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मेनका गांधी जी, जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि जब से मैं होश संभाला और मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार का कोई सांसद सुल्तानपुर को नहीं मिला जिसने सुल्तानपुर का विकास के रूप में बहुत सारे काम किए। तो जब वो हार गई चुनाव, तो मैंने भी बड़ा इस पर चिंतन किया कि आखिर इसका मूल कारण क्या रहा। तो संतोष जी, जैसा कि आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ गई और बीजेपी की सीट घट गई। देखिए, बात बीजेपी की सीट घटने और समाजवादी पार्टी की बढ़ने की नहीं है। इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और चुनाव जनता के माध्यम से प्रत्याशी चुने जाते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी जो चुने जाते हैं उसमें जो प्रत्याशी चुनने के साथ साथ जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं उनसे कहाँ चूक हो जाती है। तो भाजपा से जो पहली चूक हुई, वो चूक तो सही माने में उन्होंने जो 400 पार का नारा था जी नरेंद्र मोदी जी का, उस पर अधिग्रहण लगा दिया लल्लू सिंह ने। लल्लू सिंह मतलब कि अयोध्या से जो फैजाबाद से जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी थे, अब तो जी है नहीं। जी जी जी। लल्लू सिंह ने जो अधिग्रहण लगाया, उन्होंने कहा कि 364 अगर भाजपा पा जाती तो संविधान बदल देगी। और संविधान बदल देगी, ये बात तो लल्लू सिंह का कहना था कि विपक्ष ने सक्रिय भूमिका निभा ली। उसके हाथों में, कहते हैं कि हाथों में जैसे लड्डू आ गया हो, उसको मजा आ गया कि क्या स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से आया। और फिर वो
जनता के बीच जा जाकर संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस का जो नैरेटिव था, उन्होंने ऐसा सेट किया कि जनमानस में विचारधारा पहुंच गई कि हाँ, यदि इस बार मोदी सरकार 400 पार जाती है तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा। और यही मूल कारण रहा कि पूरे प्रदेश में शर्मनाक हार हुई। अच्छा, आप ये रीजन मानते हैं? और भी रीजन है, जी 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 जी। लेकिन ये सबसे मूल कारण है। ये मेरा मानना है कि पहला ये मूल कारण है। अब दूसरा कारण प्रत्याशियों का चयन है। जी, प्रत्याशियों का चयन कुछ इस प्रकार का हुआ कि मतलब जैसे कि जिस जगह का आप सांसद चुनने जा रहे हो, वहां पर उसकी गतिविधियां क्या है, किस तरीके से जनता में है, उससे कोई माने नहीं। आपने प्रत्याशी थोप दिया, जैसे लल्लू सिंह को थोप दिया आपने, प्रतापगढ़ को आपने थोप दिया, लखीमपुर को आपने थोप दिया। ऐसे कई सीटें आपने इसलिए गंवा दी कि आपने बिना ये जाने सुने कि इसकी क्या वास्तविक स्थिति है, आपने उसको टिकट दे दिया। अच्छा, दूसरी बात हम आपको बताएं, 2014, 2019, 2024 जी, इन चुनावों में धीरे धीरे जो प्रत्याशी थे वो ये मान बैठे कि चुनाव मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ, मोदी लड़ रहे हैं। अच्छा, वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है। यहाँ तक कि हम ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से हमने सुना कि जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जैसे मान लो कहीं पे किसी प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, तो होता है यार कि इसमें बैनर लग जाए, इसमें पोस्टर लग जाए, इसमें लग जाए तो अगर 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये ऐसा हो जाता। किंतु वहाँ पर उनके ही द्वारा जो लड़ रहे प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया कि यार ये सब पैसा वैसा मत खर्चा करो, चुनाव मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, कोई हमको वोट नहीं मिल रहा है, वोट तो मोदी को मिल रहा है, हम जीत जाएंगे। इस तरह के भ्रामक विचारधाराएं जो प्रत्याशी थी उसमें भी था। वो ये मानते थे हम थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो मोदी लड़ रहे हैं, मोदी जाने। मगर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मोदी के नाम से जो है चुनाव जो है, उनको आश्वासन ये था कि मोदी जी के नाम से हम जीतेंगे। जी जी जी। मगर जनता जो है अपने क्षेत्र का सांसद चुनती है, और कोई भी क्षेत्र के समस्या होती है तो वो जो है अपने सांसद के पास जाती है जी, ना कि मोदी जी के पास जाती है। जी। तो लोगों में जो है इस चीज का जो भ्रम था जो है, और हमें लगता है कि भाजपा के जो सांसद थे और जो इस प्रकार से थे, उनको एक अहंकार हो गया था कि जनता हमें वोट तो देगी ही देगी। ऐसा भी हमने देखा है लोगों के बीच में जो है कि भाजपा में जो है कि लोगों के अंदर ये अहंकार कि हमको तो वोट मिलना ही मिलना है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, वोट मिलना ये तो मानी बैठे, इनका ये मानना था कि हमने लोगों को राशन दिया है जी, तो वो हमारे वोटर हो गए। इनका ये मानना था कि हमने घर दिया तो हमारे वोटर हो गए। इनका ये मानना था हमने शौचालय दिया, अभी हमारे बंधुआ वोटर हो गए। उज्ज्वला गैस दिया, ये बंधुआ वोटर हो गए। देखिए, वोटर को आप जो दे रहे हैं उससे वो बंधुआ नहीं हो रहे हैं, वो आपके वोटर बने रहे, इसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। उनकी जन भावनाओं को समझना पड़ेगा। उनकी जन भावनाओं को किसी ने भड़का दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और साथ साथ उसने बता दिया संविधान चेंज हो जाएगा। वो मान क्यों बैठे? मान इसलिए बैठे कि भाजपा को लेकर एक भ्रामक प्रचार हुआ कि अब भाजपा में अहंकार आ गया, भाजपा अहंकारी हो गई, भाजपा का नेतृत्व अहंकारी हो गया। जैसे हम लोग जमीनी पत्रकारिता करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जनता द्वारा या किसी संगठन द्वारा जब भी सरकार के खिलाफ जो है रोष प्रकट करने का जो मतलब कि जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, ऐसी तमाम चीजें हुई, सरकार के सामने लोगों ने डिमांड रखा कि हमारी ये जरूरतें हैं, ये इसको पूरी होनी चाहिए जो है,
तो उस चीज में मैंने देखा कि सरकार को एक अनायास का अहम हो जाता था कि ये विपक्ष का कारनामा है, और उन आंदोलनकारी या उन धरना पे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करके जबरन उनको जो है जेल भेजना, जबरन जो है प्रताड़ित करना, जो है इस प्रकार से कार्रवाई हमने कई चीजों में मैंने देखा हुआ है। तो जनता जब परेशान है, जनता ही वोट देती है, तो आप सरकार में आते, जनता को ही आप नहीं सुन रहे हैं, जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है आपका जो है। तो ये भी मुद्दा हमको समझ में आता है कि जनता की बात न सुनने की वजह से जो है ऐसा भी हुआ जो है। देखिए, जनता की आवाज़ तो सुनना पड़ेगा, और अगर जनता में ये बात जा रही है कि हमारे मुद्दे को, जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो ये मानते हैं हमारे खिलाफ है। भैया, आप राजा हो, अगर राजा के पास जनता अपनी बात लेके जा रही है, आप उसे कितना मतलब इग्नोर करोगे? उसकी बात सुनो। आप ये कह देते हो कि विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष का मुद्दा तो बाद में है, पहले जनता का मुद्दा है, उसकी समीक्षा कराओ, उसकी हकीकत तक जाओ। आप हकीकत नहीं जा रहे हो। अगर आप इस तरीके का दबाव करण राजनीति कर रहे हो, आप कोई भी मुद्दा उठाएगा तो आप मान लोगे कि विरोधी का मुद्दा है। नहीं, वो जनता का भी तो मुद्दा हो सकता है भाई। जैसे अभी हमने देखा जो है कि आशा बहू थी, मान लीजिए कर्मचारी हुए जो है, और संविदा बिजली कर्मी हुए, इन लोग ने आंदोलन किया। फिर इसके बाद आशा बहू ने आंदोलन किया। लखनऊ में जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने जो है उनसे वादा किया कि आपकी मांगे हम पूरी मानते हैं जो है। बिजली कर्मचारियों की भी यही आश्वासन दिया, तो धरना उन्होंने खत्म किया जो है। इसके बावजूद पता चल रहा है कि उनके जो नेता थे, उनके जो लीडर थे, जो कर्मचारी के जो है, उनको तरह तरह से जो है सरकार द्वारा परेशानी, उत्पीड़न किया गया जो है, कि मतलब कि आप जो है इस प्रकार से कार्रवाई ना करें, धरना प्रदर्शन ना करें। देखिए, धरना प्रदर्शन ना करने का जो इनकी नीति है वो हमारे समझ से सही नहीं। जब पेंशन वाले धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एक एक जगह आपकी हाजिरी अनिवार्य होगी। अगर आप हट गए तो पता चला कि आप कितने दिन का वेतन कट जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य यह है, देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। जी जी, अगर लोकतंत्र है तो उसका हिस्सा है, किंतु लोकतंत्र में मांगे जायज या नाजायज, ये मांगों को सरकार के बीच में जब कोई लेके जाता है तो उस पर एक बहस होती है, उस पर एक चर्चा होती है, और बीच का समाधान हो जाता है। मान लीजिए संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी यदि हैं तो आप ही के तो हिस्सा हैं, आप ही के प्रदेश के नागरिक हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं। अगर वो अपनी बात कुछ रख रहे हैं, आप उनकी सुनिए, बीच में कोई समाधान का रास्ता निकालिए। जी जी। आज आप होमगार्ड के देखिए, आपने होमगार्ड का दैनिक वेतन बढ़ा दिया, पीआरडी के जवान हैं उनका आपने नहीं बढ़ाया। अब पीआरडी की जवान, एक ही जवान तो होता नहीं। मान लो पीआरडी में एक व्यक्ति पीआरडी में काम कर रहा है, तो उसके साथ घर में 4 लोग हैं ना, पत्नी है, बच्चे हैं, तो आप एक देख रहे हो, लेकिन नुकसान आपको 4 ऊँट का हो रहा है। आप समानुपात वाला काम क्यों नहीं करते? जब आपने होमगार्ड बढ़ाया तो पीआरडी क्यों नहीं बढ़ाया? जी, संविदा में काम करने वाले कर्मचारियों को आप क्या मानते हैं? वो इंसान नहीं है। आप जब ये बात बताते हो वन नेशन, आप एक देश की बात करते हो, तो एक देश, एक अधिकार, एक नौकरी और एक वेतन। जी जी, ये भी तो होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, मत दो आप, क्यों आप संविदा पे दे रहे हो? अगर आप संविदा पे दे रहे हो तो लोग इस आशा के साथ आ रहे हैं, आने वाले कल में हमारा भी वेतन बढ़ जाएगा जी। और और यदि आप इस तरीके की कोई विचार बात करते हैं तो एकदम स्पष्ट एग्रीमेंट कराइए कि आपका वेतन कभी नहीं बढ़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें हैं, वेतन आपको वही 2 साल 5 साल पहले वाला ही वेतन आज भी चलता चला आ रहा है, तो लोग जो है कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? आपको ये संसाधन खोजना होगा। और फिर अगर आप संविदा कर्मचारी भर्ती कर रहे हो तो पहले से सारा एग्रीमेंट कराओ कि भैया आप संविदा पे हैं, संविदा पर रहेंगे, संविदा पे ही खत्म हो जाएंगे। कोई आशा नहीं आनी चाहिए। अब आशा भी है, लोग आते हैं, तो यह तो एक स्पष्ट नीति आप बना लो कि संविदा कर्मचारी हमारे यहाँ कभी भी पक्का नहीं होगा, जिससे उनके मन में ये भ्रांति न रहे कि संविदा कर्मचारी भी कभी कर्मचारी बन सकता है। उसी प्रकार से जैसे हम जमीनी हकीकत जानने के लिए आउटसोर्सिंग के द्वारा
आपने जैसे अस्पताल हुआ, ऐसे कई विभाग में हुआ कि आप जो है कर्मचारी को लिया जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा। अब पता चल रहा है कि जिस कंपनी से आपने करार किया वो कंपनी उस कर्मचारी को वेतन नहीं दे रही है। 2 4 5 महीना 6 महीने में पता चल रहा है वो कंपनी ही भग जा रही है। आप जो है हाथ बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने तो उस कंपनी को पैसा दिया हुआ था। जो युवा हैं, जो युवक हैं, जो उन्होंने 5-6 महीना के कहीं किसी जिले में जाके क्वार्टर लेके तमाम चीजें रह के जो है काम किया और पता चला कि बाद में उनको सैलरी ही नहीं मिली। 6 महीना 8 महीना का पैसा लेके कंपनियां भग गई। फिर आप नई कंपनी से एग्रीमेंट करा रहे हो, फिर ये कर रहे हैं। तो शोषण तो कहीं ना कहीं युवाओं का तो बहुत कुछ हुआ ही। जैसे एक तरह का जो है जैसे पर्चा निकल रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे जो है सामने थे। ये पर्चा लीक होना युवाओं में नाराजगी का मुख्य कारण होगा। हमारा बेटा जाए एग्जाम देने के लिए और पता चले वो तैयारी कर रहा है और बाद में पर्चा लीक हो गया, तो बेटा ही नहीं मैं भी प्रभावित होता हूँ। मेरे भी विचार में प्रभाव होता है सरकार क्या कर रही है। क्यों अभी हाल में नीट की परीक्षा हुई जिसमें जो है पता चला कि पर्चा लीक हुआ मगर सरकार उसको मानने को तैयार ही नहीं हुई। और इसके बावजूद जो है उसका ये हुआ कि पता चला कि जो प्रतिभावान छात्र थे वो पीछे रह गए। जो है देखो अहंकार इसीलिए तो है। आप अपनी गलती पहले मानते नहीं। जी। जब साक्ष्य आते हैं, तथ्य आते हैं तो आप कहते हो नहीं ये, तब आप मानते हैं। पहले क्यों नहीं मानते आप? आपको क्यों लगता है कि आपके जो तंत्र हैं वो एकदम ईमानदार है, पाक साफ है? जी। गड़बड़ी है। आप मानिए, लोगों को दंडित कीजिए। ये विपक्ष का काम नहीं है भैया लीक होना, ये आपका काम है। जी। आपकी यही नियत, यही नीति कि ये अगर कोई मेरे विरुद्ध बोल रहा है तो विपक्ष बोला ना। विपक्ष बोल नहीं रहा है। आपको जानना होगा कि कहीं ये दर्द लोगों में है। आप तुरंत क्यों खारिज करते हो? जी। ये भी एक कारण है कि जनता में विश्वास जा रहा है कि आप अहंकारी हो। जी। और अहंकार से आप सत्ता चला। तो मतलब ये कहने का आपका मतलब ये है कि सरकार जो है अपने अहंकार की वजह से जो है इस स्थिति में पहुंची जो है। मेरा कहना ये नहीं कि सरकार अपने अहंकार की वजह से, मेरा कहना है कि जनता में मैसेज जा रहा है आप अहंकार में नहीं हो या हो। अयोध्या के लल्लू सिंह ने एक अहंकार की ही तो बात की कि 400 पार होने के बाद हम संविधान बदल देंगे, संविधान में जो है परिवर्तन हो जाएगा, लोगों की ये समझ में आया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। विपक्ष द्वारा जो जनता को बताया गया और विपक्ष द्वारा जो है इस चीज को प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, जनता ने उसको सीरियस लेकर जो है इस तरह की जो है स्थिति पैदा हुई उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ा क्या अहंकार होगा कि आपका अध्यक्ष कहता है कि भैया हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये तो अहंकार ही है। जी। आज इतने साल की राजनीति में आरएसएस की भूमिका ने आपको कहां से कहां पहुंचाया। और अगर मान लो जेपी नड्डा ने बोली दिया था उसका खंडन करते, उसका भी खंडन नहीं किया। तो आपने जब उसका खंडन नहीं किया तो भोगोगे। आपकी जमीन के कार्यकर्ता जो भिक्षा मांगते हैं, घर घर जाके रोटियां मांगते हैं, फिर एक शाखा चलाते हैं, आप उनसे कह दिया कि हमको इनकी आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात है, ये मामूली बात है। आपने सही माने में उनका घोर अपमान किया। जी। और ये जो घोर अपमान किया उसका नतीजा आपके सामने है। जी। घोर, ये तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तो है ही है। सरकार में और भी तमाम चीजें हैं। अहंकार की जो भाषा चल रही है, आप जब देखो तब आप लोगों में भ्रांति फैल गई, योगी को हटा दिया जाएगा। आपने मध्य प्रदेश में सीएम बदल दिया, आपने राजस्थान में बदल दिया। नैरेटिव लोगों ने सेट किया कि योगी को भी हटाया जाएगा। और ये नैरेटिव लोगों ने क्यों मान लिया? क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो। जी। आपने खंडन कभी किया? कभी आपने मंच पर आकर, सार्वजनिक मंच पर आपने बोला कि योगी जैसा कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है? आपने कभी बताया कि योगी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हुआ? आप भी कहिए। आप नहीं कहते, आप चुप रहते। इसका मतलब कि आप वो बात कहने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जो जनता कह रही है। हमको ये लगता है कि जैसे कि बड़े नेता ये नहीं चाहते हैं कि छोटे नेता उस कद तक पहुंचे, जो है उनको पहले से ही काट दिया जाता है। भाजपा में भी हमको लगता है कि ये राजनीति चलती है। अब हो ना हो, लेकिन जनता में मैसेज है, मतलब कि किसी को आगे नहीं, जनता में एक मैसेज स्पष्ट है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जी। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज इसलिए सत्य साबित हो रहा है कि आप कभी किसी चीज का खंडन नहीं किया। जो है अगर आप खंडन करें
आप समर्थन करें, भरपूर करें। आप अपने बेटे को जब शाबाशी देते हैं तो खुलकर दीजिए, बेटा भी गौरवान्वित होगा। आप योगी जी को क्यों नहीं कहते कि इससे बढ़िया आज देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है? जब लोग इस तरीके की भ्रांति फैलाते हैं तो आप चुप रहते हो कि भाई, क्योंकि इसके मन में, इसका मतलब कि आपके मन में भी ये विचार। जी जी। और ये सारी उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा राज्य है जी। 80 सांसदों का प्रदेश है जी। और 80 सांसदों के प्रदेश में यहाँ की जनता पहली दो चरण में पहली बार इस तरीके का शासन देख रही है, जहाँ वो निर्भीक है, जहाँ उसको कोई भय नहीं है, जहाँ पर ये पता है कि अपराधी अपराध करेगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। जी। इस तरीके का मैसेज देने में योगी जी कामयाब हुए। चयन प्रत्याशी में पता नहीं आपने कैसे चुन लिया, पता नहीं योगी जी की कोई भूमिका उसमें थी कि नहीं थी, और हो सकता है कि रही हो, ये सब नहीं जानते, ये सब इंटरनल उनका मैटर है, कैसे चुना, कैसे क्या हुआ। लेकिन जनता में मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। युवाओं में जो आक्रोश है कि आपका पेपर बार बार लीक होता है और आप 3 बार 4 बार जब लोग चिल्लाते हैं तो 5वीं बार आप मानते हो, अरे पहली ही बार मान लो तो लगेगा कि हाँ सरकार भी सुन रही है, सरकार भी मान रही है। आप पहले डिफेंस करते हो, जब चोरी पकड़ी जाती है तो आपको लगता है कि नहीं ये तो हो गया, तो आप फर्स्ट पहली बात तो हो ही ना, मतलब वो अपनी गलती जल्दी नहीं मानते हैं कि हमारी जो है सरकार के द्वारा ऐसी भी गतिविधियां हो सकती हैं। ये तो जब विपक्ष और सारे लोगों का दबाव होता है तब आप मानने को तैयार होते हैं, इसीलिए तो नैरेटिव आपके विरुद्ध बन जाता है। जी। आप क्यों नहीं मानते? आप भी तो मानिए, अगर ऐसा हो रहा है, और दूसरी बात मानिए क्यों, ये हो ही ना। अच्छा, फाइटर टुडे चैनल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो स्टेटमेंट जो है, जो लल्लू सिंह ने अयोध्या के सांसद थे, उनका भी हम इस वीडियो में अटैच करेंगे, जो है उसको भी आप लोग देखिएगा। और समीक्षा ऐसे जारी रहेगी, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है कि और क्या क्या वजह हो सकती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत धन्यवाद और फाइटर टुडे के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए